हाँ जी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बड़े दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। तो सर आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ऑन टीडीएस। ठीक है, तो सर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि क्या होता है, ठीक, और कैसे काम करता है ये। ठीक, तो देखना मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। तो देखना यहाँ पे मिस्टर ए है, राइट, और मिस्टर बी, करेक्ट। अब ए ने बी को 1,00,000 रुपया देना है। सपोज इसने रेंट पे करना है, इसने रेंट पे करना है, ए ने बी को रेंट पे करना है, राइट। तो अब समझना यहाँ पे टीडीएस में बता दो, ये मतलब टैक्स का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, तो सर ये ए ने बी को रेंट पे करना है, तो यहाँ पे जो रेंट पे कर रहा है 1,00,000 रुपीज रेंट पे कर रहा है। ठीक, अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने डिडक्टर के ऊपर, डिडक्टर कौन है सर, जो टैक्स काटेगा, राइट। तो ए बी को पैसा पे कर रहा है, तो ए हो गया डिडक्टर और बी हो गया डिडक्टी। जो पैसा पेमेंट कर रहा है ना, उस पर लाइबिलिटी ठोक दिया गया है कि भाई तू टैक्स काटेगा, जिसको तू पेमेंट कर रहा है उसके बिहाफ में तूने टैक्स काटना है, राइट। तो ए ने 1,00,000 रुपया इसको देना है, तो ए कौन हुआ, डिडक्टर, और बी हुआ डिडक्टी। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने डिडक्टर को एक लाइबिलिटी दे दिया, बोल दिया कि तुम जब सामने वाले को पेमेंट करोगे, ठीक, तुमको एज अ टैक्स उसके बिहाफ में तुमको टैक्स काटना है और हमको जमा दे देना है, हमारे अकाउंट पे डिपॉजिट कर देना है, किसके, गवर्नमेंट के अकाउंट पर। अब अगर उसने नहीं करा तो, सर उस पर लाइबिलिटी लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है। इंटरेस्ट 1% हो सकता है, रेट 1.5% हो सकता है, या फिर सर अगर उसने मतलब रिटर्न फाइल नहीं करा, अब मतलब रिटर्न फाइल करने का भी जिम्मेदारी इसका ही है जो पेमेंट कर रहा है, ठीक। तो अगर उसने रिटर्न भी नहीं करा तो रिटर्न फाइल नहीं करा तो उस पर भी उसको लाइबिलिटी लगता है, ठीक। तो हाँ, तो ए जब बी को पैसा पे करेगा, सपोज 1,00,000 रुपए पेमेंट कर रहा है, उसमें टैक्स लग रहा है 20,000, तो मतलब उसने कितना पेमेंट करना है, 1,00,000 से लेस 20, उसने पेमेंट करना है 80,000, ठीक। अब समझना, बी को मिला कितना है, 80,000, ठीक। अब जब बी अपना इनकम स्टेटमेंट बनाएगा, जो उसने रेंट रिसीव दिखाएगा, बी को तो पैसा मिला है, तो बी जो अपना रेंट रिसीव दिखाएगा वो दिखाने वाला है सर 1,00,000 रुपए। अब आप बोलेगे ऐसा क्यों, उसको तो 80,000 मिला है। अब आप समझना यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है। टीडीएस ये बोलता है कि बी के बिहाफ में जो टैक्स काटा गया है, बी को क्या मिलेगा, बी को उसका रिफंड मिल जाएगा, जितना उसका टीडीएस काटा गया ना सर, उसका उसको रिफंड मिलने वाला है। अब रिफंड कैसे मिलेगा समझना, मैंने जैसा बोला यहाँ पे सपोज उसने रेंट रिसीव दिखा दिया, और सपोज मान लो कैपिटल गेन मतलब हाउस प्रॉपर्टी सैलरी मिला वाला कि उसका कुछ टैक्स वैक्स आया होगा, ठीक है। जो टोटल जो उसका टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है, टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, जो उसको एक्चुअली गवर्नमेंट को पेमेंट करना पड़ता है आफ्टर सेस, सेस लगने के बाद 4% लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो सर टैक्स लाइबिलिटी उसका सपोज आ रहा है 15,000, ठीक, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक, 15,000। अब आप समझ रहे हैं यहाँ पे इसने जो टैक्स काटा था एज अ टीडीएस, लिखते हैं टीडीएस, ठीक। अब सर देखो उसके भी आपने 20,000 काटा गया, लेकिन उसका जो टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है ये तो 15,000 है, उसने तो 20,000 दिया, तो सर यहाँ पे टीडीएस उसका डिडक्ट होगा 20,000, और सर इसको 5,000 रिफंड कर दिया जाएगा, सर यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है। ए कौन हुआ सर, डिडक्टर, बी हुआ डिडक्टी। ए ने बी के बिहाफ पे टैक्स डिडक्ट करा, किया गवर्नमेंट को जमा। अब गवर्नमेंट को जमा करते ही सर यहाँ पे उसको जितना उसका टैक्स पेमेंट हुआ ऑलरेडी एज एन एडवांस, देखो टीडीएस एक एडवांस पेमेंट ही आप समझ लो कि आपके बिहाफ में पहले पेमेंट हो चुका है, जब आपका रिटर्न फाइलिंग होगा तो आपको उसका रिफंड मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर समझना, अगर सपोज मान लो ए ने डिडक्ट तो करा लेकिन जमा नहीं करा, तो सर बी को तो उसका रिफंड ही नहीं मिलेगा, तब आप समझो गवर्नमेंट ने क्या प्लान करा है, ठीक है। अगर ए
एक के हाथ में एक लाइबिलिटी दे दिया कि भाई तुमको काटना है, तुमने अगर नहीं काटा, तुमने अगर डिडक्ट नहीं करा तो सर डिडक्ट करा लेकिन जमा नहीं करा तो बी को उसको तो रिफंड मिलेगा ही नहीं, तो मतलब उसको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ता है, 15,000 ही पेमेंट करना। तो समझ लो आप झमेला ए और बी पे दे दिया कि भाई बी तू उससे समझ कि उसने काटा है तो तू उसको बोल कि जमा करने के लिए, तभी तुमको रिफंड मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये एक थोड़ा अच्छा, ये एक टॉपिक ऐसा ही है। ठीक है, बहुत देसी तरीके से बोल रहा हूँ मैं, बात बाकी ठीक है। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, ठीक। तो हाँ, और एक बात, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि टीडीएस क्या हर एक जन काट लेगा? जैसे कि मैंने आपको बोला कि रेंट डिडक्ट हो रहा है, रेंट आपको पेमेंट करना है तो आपने उसके बिहाफ में टैक्स काटा, अपने गवर्नमेंट को जमा दिया, तो हर एक जन काटेगा? नहीं सर, यहाँ पे आपको दो कंडीशन समझना जरूरी है, दो कंडीशन, टू कंडीशन। अगर आप डिडक्टर हो तब आपको टैक्स काटना है, तब पहला क्या हो गया सर, फर्स्ट होता है कि सर पर्सनल पर्पस के लिए आपने सर्विस नहीं लिया होगा। जैसे कि सर मैंने आपको बोला रेंट, ठीक है, रेंट हो गया। सर टीडीएस बहुत चीज़ों में लगता है, जैसे सैलरीज पे टीडीएस लगता है, सैलरीज, रेंट, आपका आपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया क्या उस पर भी टीडीएस लगता है, राइट। आपने कुछ कुछ कंसल्टेंसी सर्विस लिया, जैसे कोई एडवोकेट्स का कुछ सर्विस लिया तो उसमें लगता है। अगर कुछ आप बिल्डिंग परचेस कर रहे हो तो उस पर भी टीडीएस लगता है। तो सर ये सब एक मॉनिटरी लिमिट के ऊपर होता है, अगर आपका मॉनिटरी लिमिट अगर कुछ एक्सीड कर दे तो उस पर टीडीएस लगता है, वरना टीडीएस नहीं लगता है। अब लेकिन समझना, आप टीडीएस किसको काटना होगा? टीडीएस पहला बात तो आपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं लिया होगा तब। जैसे कि मैंने आपको बोला रेंट, रेंट आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले रहे हो, जैसे आपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं पे कर रहे हो, आपने कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो, राइट। बिजनेस रेसिडेंशियल पर्पस के लिए नहीं होता, या फिर आप पर्सनल पर्पस के लिए नहीं ले सकते, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कंसल्टेंसी सर्विस, अगर आप कंसल्टेंसी सर्विस अगर आप पर्सनल पर्पस के लिए लेते हो तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा, राइट। तो हो गया पर्सनल पर्पस। सेकंड सर, सेकंड दो कंडीशन होना चाहिए सर फुलफिल। सेकंड, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44A। टैक्स ऑडिट क्या होता है सर? टैक्स ऑडिट एक अलग में अपने में एक टॉपिक है, बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, राइट। अब देखो टैक्स ऑडिट, एक बात मैं आपको बता दूं, टैक्स ऑडिट के लिए हर एक जन लायबल नहीं होता है। जिसका कोई बिजनेस या फिर प्रोफेशन से इनकम हो या गेन हो, तभी उस केस में सर उसका टीडीएस कटता है। देखो टैक्स ऑडिट के लिए जिसका कोई खाली सैलरी से इनकम है उसको नहीं लगेगा, अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है या फिर कोई कैपिटल गेन लैंड बिजनेस, लैंड या बिल्डिंग सेल करके कुछ हुआ सर, उसमें नहीं लगता टैक्स ऑडिट। अगर आप बिजनेस से इनकम है या आप कोई प्रोफेशनल कोई हुआ, ठीक है, तब उस केस में आपका टीडीएस कटेगा। तो और टीडीएस के भी सर एक मतलब मॉनिटरी लिमिट है, जैसे कि बिजनेस के लिए शायद से 1 करोड़ है और प्रोफेशन के लिए 50 लाख है, आप एक बार चेक कर लेना 44AB, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल होना होगा सर, पर्सनल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। सेकंड सर, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB अगर आप लायबल हो तभी आप डिडक्ट करोगे, वरना आप नहीं डिडक्ट करोगे, ठीक है। ये था सर इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब सर अगर मैं आपको बताऊं ना, टीडीएस में बहुत बहुत सारे सेक्शन है सर। अगर 192 है, 192A, फिर 194A, यहाँ से 194A से लेके सर 194N तक चलता है, ठीक है। 194N तक जो बहुत बड़ा सेक्शन है। जो मैंने आपको ये जो कंडीशन बोला ना, दो कंडीशन, ये गिने चुने 4 या 5 सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, बाद बाकी मतलब बाद बाकी के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बोला सैलरी, सैलरी में टीडीएस लगता है, लेकिन सैलरी में तो सर आपको टैक्स ऑडिट के लिए लायबल नहीं है सैलरी के लिए, तो सर आपका फिर भी टीडीएस कटेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला कि कुछ सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल है ये दो कंडीशन, वरना नहीं। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको सैलरी मिलता है, किसी को कोई सैलरी मिलता है, वो चेक कर सकता है सर कि उसका टीडीएस कटा होता है, टीडीएस कटा होता है, राइट। तो सर सैलरी के लिए ये एप्लीकेबल होता है, ठीक है। बात बाकी सर इसमें तो ऐसा कुछ और बताने का नहीं है, हाँ, क्योंकि फिर बहुत सारे सेक्शंस आ जाते हैं इसमें। हाँ, जैसे मैंने आपको बोला कि 194 से लेकर 192 से लेकर 194 एंड तक चलता है, राइट। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ भी सकते हो टीडीएस को लेके, राइट। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये, आप समझना सर। टीडीएस एक होता है एडवांस टैक्स,
ये बस एक एडवांस टैक्स होता है, आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर दिया, आपके बिहाफ में पेमेंट हो गया। आप जब अपना टैक्स लायबिलिटी एट द ईयर एंड बोल रहा हूँ, जब अपना मतलब रिटर्न फाइल करोगे तब आपको क्या मिलेगा, आपको रिफंड मिल जाएगा। अगर उसने जमा करा है तब सर, अगर उसने जमा नहीं करा तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। अगर उसने जमा नहीं करा, जैसे कि मैंने आपको बोला सर, अगर उसने जमा नहीं करा तो उस पर इंटरेस्ट पेमेंट लग जाता है, इंटरेस्ट लग जाता है 1% पर मंथ लगता है, फिर 1.5% तब लगता है सर जो उसने काटा तो लेकिन जमा नहीं करा। 1% कब लगता है, उसने डिडक्ट ही नहीं करा, आपको डायरेक्ट 1 लाख की पेमेंट कर दिया। और 1.5% कब लगता है सर, जब उसने डिडक्ट तो करा लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट पे जमा नहीं करा। और सर और एक सेक्शन है शायद से 230 सॉरी 234 है शायद से, मेरे को एक्चुअली याद नहीं है। तो 234 में भी क्या बोलता है, 200 रुपया पर डे करके लगेगा सर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करा। रिटर्न फाइल का भी जिम्मेदारी इसका ही है सर। तो मतलब आप समझ रहे हो गवर्नमेंट ने क्या खेला खेला है। ठीक है, आप पे बटन थोक दिए ए और बी पर, जैसे इस केस पर ए और बी पे थोक दिया कि आप संभालो भाई, नहीं किया तो आपको पेनल्टी लगेगा, लाइबिलिटी लगेगा ए को, और बी को सर रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो सर ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर।